हम 10 साइज दे दिए कि एरे का साइज 10 है, लेकिन हमको 10 नहीं 20 एलिमेंट को स्टोर करना है, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में आके एरे का साइज को फिर बढ़ाना पड़ेगा 20। फिर मान लो फिर कल जाके वो प्रोग्राम चेंज होकर 30 हो गया, 30 हमको वैल्यू स्टोर करना है, फिर चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हैक्टिक रहता है। तो अगर क्या हो, एक एरे का हमको साइज ना नहीं करना पड़े, एरे का साइज डिक्लेयर, और जस्ट हम वो डायनेमिकली एरे का साइज खुद डिक्लेयर हो जाए, कितना बेटर रहेगा। तो वही इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, यू कैन एलोकेट मेमोरी मैनुअली ड्यूरिंग रन टाइम। हम क्या करते हैं, रन टाइम के समय में मेमोरी एलोकेट करते हैं, इसी को कहा जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब इसके लिए होता है कुछ लाइब्रेरी फंक्शन है टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। लाइब्रेरी फंक्शन आर मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक एंड फ्री। 4 फंक्शन होता है, मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक और फ्री। ये सारा फंक्शन पहले हम बताए हुए कि क्या strlib.h हेडर फाइल में थी रहता है स्टोर। अब देखो एक मैलॉक फंक्शन क्या है, तो नेम ही है द मैलॉक स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। नाम से ही पता थी, ये फुल फॉर्म ही है मेमोरी एलोकेशन मैलॉक का। द मेमोरी मैलॉक फंक्शन रिजर्व ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ a specific number of byte and it return a pointer of byte which can be casted into pointer of any form। अब क्या करता है मैलॉक फंक्शन, क्या कर रहा है, मैलॉक फंक्शन क्या कर रहा है, तुम्हारे मेमोरी का एक फिक्स ब्लॉक, तुम्हारे फिक्स ब्लॉक, तुम जितना साइज बता रहे हो उसके हिसाब से, जैसे हम यहाँ n इनटू साइज ऑफ इंट बता रहे थे, तो अब n का जितना साइज होगा इनटू एक इंट का साइज हमको पता है, अगर 32 बिट का कंपाइलर होगा तो 2 बाइट्स है, और 64 बिट का कंपाइलर होगा तो 4 बाइट है, तो n इंटू 4 बाइट्स। अब हमको मान लो 2 दिए, यहाँ पे यूजर बोला कि हमको 2 वैल्यू एंटर करना है, तो 2 इंटू साइज 2 इंटू मान लो 4 बाइट, 8 बाइट। तो ये क्या मैलॉक फंक्शन क्या किया, तुम्हारे लिए मेमोरी में एक 8 बाइट का ब्लॉक रिजर्व कर लिया, 8 बाइट का ब्लॉक रिजर्व कर लिया, और उसका एड्रेस क्या कर दिया, इस पॉइंटर, ये वॉइड पॉइंटर है, इस वॉइड पॉइंटर में उसका एड्रेस को स्टोर कर दिया। ये इनिशियली एक वॉइड पॉइंटर, इस पॉइंटर में क्या कर दिया, इसका एड्रेस स्टोर कर दिया। अब इसका एड्रेस स्टोर कर दिया, हम इस पॉइंटर को क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंटर में कास्ट कर सकते हैं। ये वॉइड पॉइंटर है, वॉइड पॉइंटर का हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एड्रेस, किसी भी पॉइंटर में हम कास्ट कर सकते हैं। तो हम कास्ट करके अपना काम करते हैं। अब देखो वही सिंटैक्स है मैलॉक फंक्शन का, क्या है, तो सिंटैक्स है ptr, मान लो कोई एक अथी है, नाम है, इक्वल टू कास्ट टाइप, किस में तुमको कास्ट करना है, फ्लोट में कास्ट करना है कि इंट में कास्ट करना है, मैलॉक और साइज। अब साइज है तो साइज वही हो गया, जैसे एग्जांपल है, मान लो ये एक, कि इसको क्या करना था, इसको अपना थी को कास्टिंग करना था फ्लोट में, यानी इसको फ्लोट डाटा थी लेना है, उसको मैलॉक फंक्शन दिया, इसको 100 अथी लेना है, इसको 100 वैल्यू यूजर से लेना है, मतलब मेरा एरे का साइज है कि एरे में 100 एलिमेंट स्टोर करना है। अभी हमको एरे में 100 एलिमेंट स्टोर करना था, 100 इंटू साइज ऑफ फ्लोट, size of float, the above statement allocate 400 bytes of memory। अब ऊपर का स्टेटमेंट क्या करेगा, तुम्हारे 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि क्या है, फ्लोट का साइज 4 बाइट है, एंड द पॉइंटर ptr होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट इन द एलोकेटेड मेमोरी। ऊपर वाला क्या किया, 400 बाइट्स का एक मेमोरी तुम्हारा कंटीजियस मेमोरी एलोकेट कर दिया, और ptr क्या करेगा, उसका बेस एड्रेस को स्टोर कर लिया। बेस एड्रेस को स्टोर कर लिया, द एक्सप्रेशन रिजल्ट इन null pointer in the memory cannot be allocated। अब इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि मेरा मेमोरी एलोकेट हुआ कि नहीं हुआ। हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ ptr इज इक्वल टू नल, प्रिंट मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड, और अगर नहीं एल्स ये। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मेमोरी, यही बोल रहा है कि मैलॉक फंक्शन क्या करता है, अगर सक्सेसफुली वर्क कर गया तो वो क्या करेगा, तुम्हारे लिए एक स्पेसिफिक है ही, हम कैलॉक फंक्शन को क्यों यूज करेंगे। तो कह रहा है द मैलॉक फंक्शन allocates memory and leave the memory uninitialized। मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, तुम्हारा मेमोरी एलोकेट तो करेगा, लेकिन मेमोरी को क्या करेगा, बिना अनइनिशियलाइज रख देगा। तो अगर हम मैलॉक फंक्शन के द्वारा जो मेमोरी एलोकेट करवाए हुए हैं, वो उसके किसी भी मेमोरी का हम वैल्यू अगर प्रिंट करते हैं, तो वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू देगा, क्योंकि वहां पे कुछ अनइनिशियलाइज है, तो गार्बेज वैल्यू है। Whereas the calloc function allocate memory and initialize all the bits to 0। जहां पे जबकि कैलॉक फंक्शन क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट्स करेगा, और इनिशियली क्या करेगा, सारे का वैल्यू को बाय डिफॉल्ट 0 कर देगा। मैलॉक फंक्शन के थ्रू होता था मेमोरी एलोकेट करेगा, लेकिन वो अनइनिशियलाइज रख देगा,
कैलॉग फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करेगा और सारे बिट को क्या करेगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। अब सिंटैक्स क्या है, तो सिंटैक्स ये है कि ptr इक्वल टू कास्ट टाइप, जिसमें हमको कास्ट करना है कैलॉग n कॉमा साइज, उसमें था n इंटू साइज, इसमें n कॉमा साइज है, वहां था n इंटू साइज, हमको बताना पड़ता था कि हमको जितना करना है इंटू साइज ऑफ ये, यहाँ n कॉमा है। जैसे एग्जांपल एक है कि मान लो 25 हमको डाटा लेना है, 25 एक मतलब एक एरे है जिसमें हमको 25 थी साइज है इसका, वो 25 एलिमेंट्स उसमें स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या किए, ptr float स्टार कैलॉग 25 कॉमा साइज ऑफ फ्लोट। तो ये कह रहा है द अबव स्टेटमेंट एलोकेट्स contiguous space in the memory for 25 element of type float। तो ये क्या करेगा, हमको एलोकेट कर देगा कि 25 एलिमेंट के लिए हमको फ्लोट टाइप के एलिमेंट के लिए हम डाटा एक मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद इसके अंदर 25 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो ये था। उसके बाद एक फ्री है, फ्री फंक्शन है। फ्री फंक्शन क्या है, तो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी क्रिएटेड विथ आइदर कैलॉग और मैलॉक डज नॉट गेट फ्रीड ऑन देयर ऑन। हमको क्या होगा कि हम अभी तक जो यूज करते थे वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है। इसके थ्रू जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे मैलॉक या कैलॉग फंक्शन के थ्रू, ये ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होगा। हम भले वहां का ऑपरेशन कर देंगे, डिलीट कर दिए, लेकिन डिलीट होने के बाद वो क्या करेगा, वहां पे एक ब्लॉक क्रिएट कर, एम्प्टी ब्लॉक क्रिएट कर देगा। तो फिर वो आ जाएगा डैंगलिंग पॉइंटर वाला काम, फ्री कर देगा लेकिन डैंगलिंग पॉइंटर का काम आ जाएगा। क्योंकि हम क्या कर दिए, हम तो उस पोजीशन पे डैंगलिंग पॉइंटर यही था कि वो क्या कर रहा था, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को शो कर रहा था जो डीएलोकेट कर दिया गया, लेकिन वहां उसका एड्रेस नहीं चेंज किया गया। तो यहाँ वही होगा कि हम यहाँ का ऑब्जेक्ट का काम तो कर लिए, लेकिन ये फ्री नहीं हुआ प्लेस, अभी भी थी अपने आप। इसको फ्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जब हम वर्क पूरा कर लिए तो एट लास्ट हम क्या करते हैं, फ्री पद्धति को यूज करते हैं। जब हम अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सारा वर्क कर लिए तो हम लास्ट में क्या किए, फ्री एक फंक्शन का यूज करके हम अपने मेमोरी जो भी एलोकेट करवाए हुए थे डायनेमिकली उसको हम फ्री कर देते हैं। उसके उसका सिंटैक्स सिंपल सा सिंटैक्स है, जैसे फ्री ptr फ्री, और जो भी तुम्हारा पॉइंटर, ये ptr को फिक्स मत रखना, ये ptr तुम्हारा ये है, और यहाँ पे भी ये ptr फिक्स है, यहाँ पे तुम कुछ भी ले सकते हो। हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ कोई जरूरी नहीं है हम ptr ले, हम जैसे x भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, x भी यहाँ पे ले सकते हैं। x अब मेरा एक पति हो जाएगा तुम्हारा x को, तो यहाँ फ्री हम फ्री x करेंगे। तो ओवरऑल ये तुम्हारा था। अब एक प्रोग्राम है कि कैसे है, देखो कि मैलॉक और फ्री का यूज करके, जैसे देखो ये क्या है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ n नंबर इंटर बाय यूजर। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू क्या कर रहा है कि n नंबर यूजर इंटर कर रहा है, हम उसको अथी करना है। तो अभी तक हमको क्या होता था, n नंबर इंटर करवाना रहता था तो दो उपाय था, या तो हम n नंबर को इंटर करना है तो हम एक तो करते थे उतना वेरिएबल क्रिएट करें, नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन क्या करते थे, हम एक कोई लेते थे, क्या एक कोई एरे लेते थे। तो एरे का भी हमको होता था कि आप साइज मान लो 100 फिक्स कर दिए तो n को हम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता था कि n आप 100 ही दे सकते हैं, n आप 100 से ज्यादा नहीं ले सकते। बात समझे, एक याद हम अभी तक जो कर रहे थे तो दो उपाय था मेरे पास, हम करने के लिए तो n नंबर यूजर को बोल रहे थे इनपुट करने के लिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन था कि क्योंकि मेरे पास वेरिएबल क्या था, एक रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल हम एलोकेट करते थे, या तो 4 वेरिएबल लिए तो n का वैल्यू 4 ही हो सकता है, या तो हम एरे के थ्रू अगर हम मान लो कह रहे एक एरे लिए और कह रहे यूजर को n नंबर इनपुट करिए। अब एरे का साइज मान लो हम फिक्स कर दिए कि 10 है या 100 है, तो अब हम यूजर को बोलना पड़ता था कि आप क्या है, इंटर n नंबर वेयर n इज लेस देन 100, कि आप n में उतना ही नंबर, आप 100 से कम का कोई नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो एक फिक्स नहीं हुआ। तो अब हम इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाए, ये एक देखो प्रोग्राम बनाने का तरीका है। जो हम अभी तक फिक्स स्टैटिक प्रोग्राम बनाते थे, डायनेमिकली प्रोग्राम बनाने का तरीका है। तो ये हम कैसे बनाए कि यूजर जितना भी नंबर इनपुट करे मेरा वर्क करते रहे प्रोग्राम, हमको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो उसके लिए ये कि हैज इंक्लूड studio.h, फिर हैज इंक्लूड stdlib.h, int में एक n लिए जिसमें हमको पूछना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
उसके बाद आई एक पॉइंटर ली स्टार पीटीआर और सम इक्वल टू 0। अब इसके थ्रू क्या किए हम, देखो इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी पीटीआर लिए, पीटीआर इंट स्टार मैलॉक एंड इनटू साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट। अब वही हम चीज चेक कर दिए कि अगर पॉइंटर क्या है, इफ पीटीआर इज नल प्रिंट एरर मेमोरी नॉट एलोकेटेड एग्जिट। एक एग्जिट मेरा फंक्शन है जो क्या करेगा, एग्जिट एक फंक्शन है, ये क्या करता है, मेमोरी से बाहर निकल, मेरे प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, प्रोग्राम से बाहर निकलते एग्जिट। और नहीं तो क्या करेगा, तुमसे आप बोलेगा कि एरे में एलिमेंट आप इंटर करिए। ये एरे के ही केस में हम पहले भी बताए हुए हैं कि हमारा इन फ्यूचर जो कहीं भी हमको वर्क करेगा तो एरे और स्ट्रक्चर ही मेरा वर्क करेगा। ये बात हम शुरुआत से बोले हुए कि एरे और स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, चाहे वो सिंपल एरे के सिंपल वेरिएबल के थ्रू हो, चाहे वो पॉइंटर के थ्रू। तुम अभी भी जो कर रहे हो तो पॉइंटर कोशिश करना है कि एरे में हम पॉइंटर यूज कर सके। यूज जो कर रहे हो वो बेटर है, उसको बढ़िया है। जो नहीं कर पा रहे हो कोशिश करो कि पॉइंटर एरे में हम कैसे यूज करें और स्ट्रक्चर में कैसे यूज करें, क्योंकि इन फ्यूचर हमको वही यूज आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेरा एरे पे वर्क कर रहा है, एक नॉर्मल वेरिएबल पे नहीं वर्क कर रहा है। तो अब उसके बाद जब अगर पीटीआर नल नहीं है तो क्या करिए उसमें एक, तब हम पूछेंगे आप बताइए नंबर आपको कितना इनपुट करना, आप नंबर इनपुट करते जाइए। हम वही चीज वहां पे सम इक्वल टू सम प्लस ये ऐसा प्रॉपर्टीज का यूज करके तुम अभी तक ये की होगे। पॉइंटर में हो सकता है प्रिंटिंग करवाए थे हम लोग, ऐसे करवाए थे ना, पॉइंटर का यूज करके ऐसे हम सारे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहे थे। उसके बाद हमको प्रिंट है, सम करते जा रहे हैं, प्रिंट करते जा रहे हैं और फ्री पीटीआर रन 0। तो ये ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे थे डायनेमिक में, जैसे यहीं पे हम देखे इफ हो गया, एल्स में हम क्या करें, एल्स में हम कर रहे हैं यहाँ पे एल्स फॉर i is equal to 0, i less than and i plus plus। उसके बाद स्कैनएफ में हो जाएगा मेरा पॉइंटर कौन सा है, p है, p पॉइंटर है तो स्कैनएफ %t कॉमा, उसके बाद इसके अंदर क्या जाएगा स्टार ब्रैकेट के अंदर p प्लस i, इसके थ्रू क्या करेगा, और हम क्या कर रहे हैं p प्लस i हो गया स्कैनएफ के थ्रू, यही ना है स्कैनएफ का, ऐसे ही नहीं देता है, नहीं सॉरी लग रहा था स्टार नहीं होगा, हम सिर्फ p प्लस आई। और हम इसमें क्या करें, उसके बाद जब हम सारा कुछ ले लिए हम अभी जस्ट इसको प्रिंट करवाना है। फिर फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन एंड और i प्लस प्लस। अब इसके थ्रू हम प्रिंट एफ करवाए, प्रिंट एफ %d कॉमा स्टार ptr प्लस i। हो गया। और लास्ट में हम लोग क्या किए, मेमोरी जो मेमोरी हम ये किए तो उसको हम फ्री कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल हम यहाँ पे कहीं एरे हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हाँ एक आई हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहीं एरे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एरे हम देखो यहाँ पे कहीं एरे ले रहे हैं, लेकिन हम डायनेमिकली क्या कर रहे हैं, एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, जस्ट हम इसको रन करेंगे। देखो
क्या है, कहाँ दिक्कत आया? अच्छा, कहाँ दे दिए हैं? ठीक है, एंटर नंबर ऑफ वैल्यूज यू वांट टू एंटर, इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करके कहते हैं, जो हम लोग पहले वो करते थे। इंटर यार आने दो, नंबर ऑफ साइज यू वांट टू एंटर। उसके बाद एक काम और क्या होगा, मैसेज देते हैं प्रिंट एफ, जैसे 5 दिए, 5 एलिमेंट, 2 7 3 9 1, अच्छा ये पता नहीं चल रहा है, 2 3 4 5 6, ऐसा हो रहा है। देखो यहां से प्रिंट हुआ, हेलो, यस सर, ये हुआ। इससे क्या किया, हम लोग क्या किए, इससे क्या करें हम, अभी तक हमको एरे डिक्लेयर करना पड़ा था, अब देखो यहाँ पे कहीं एरे डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। हमको एरे का एक होता था, इनिशियली एरे कोई लेते थे, एरे का साइज हम बताते थे, लेकिन हम यहाँ पे की किए, कोई एरे का हम साइज नहीं बता रहे, हम एक जस्ट क्या कर रहे हैं, पॉइंटर का यूज करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या कर रहे हैं यहाँ इस प्रोग्राम में। stdio.h stdio जो भी था मेन, एक एन नाम का सिंपल वेरिएबल लिए, जिसमें हमको एन या कोई भी एक वेरिएबल जिसमें हमको क्या करना है, यूजर से पूछना है कि आपको कितना वैल्यू इंटर करना है, एरे में आपको कितना वैल्यू इंटर करना है। उसके बाद आई नाम का एक इंक्रीमेंट कोई वेरिएबल लिए, एक पॉइंटर वेरिएबल हम लिए, सिर्फ एक कोई एक पॉइंटर ले रहे हैं, पॉइंटर। उसके बाद हम स्कैनफ के थ्रू एन स्टोर कर लिए। अब हम क्या किए, यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किए थे, कैसे किए, तो जो पॉइंटर वेरिएबल है वो उसका x इक्वल टू इंट स्टार, इंट स्टार इसलिए है
ये पार्ट हमको क्या है, यहाँ हमको ये इसलिए यूज कर रहे हैं, हमको बताना पड़ेगा कि हमको उस जो मेमोरी एलोकेट करेंगे उसमें हमको क्या स्टोर करना है। ये टाइप कास्टिंग है, एक कास्टिंग है टाइप का। अगर मान लो हम इसी इस साथ ही हम जो अभी जो हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें अगर हमको स्टोर करना है फ्लोट, तो हमको यहाँ पे फ्लोट रखना पड़ेगा। हम जो एरे क्रिएट करने जा रहे हैं डायनेमिकली, उस एरे में अगर हमको फ्लोट वैल्यू को स्टोर करना है तो यहाँ फ्लोट बताना पड़ेगा। कैर अगर स्टोर करना है तो कैर यहाँ पे होगा, डबल स्टोर करना है डबल, तो यहाँ पे हमको जस्ट ये कोई फिक्स नहीं रहेगा कि हमेशा यही चीज रहेगा। तुमको अपना ये पार्ट हमारा चेंज करेगा उस अनुसार कि हमको कौन सा मेमोरी अपने हमको जो एरे क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें हमको कौन सा डाटा स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे इंट स्टोर करने जा रहे हैं, तब इसलिए इंट यहाँ लिए, इंट लिए। उसके बाद मैलॉक नाम का फंक्शन लिए। मैलॉक नाम का फंक्शन के थ्रू हम क्या किए, मैलॉक का था एन इंटू, एन क्या है जो हमको यहाँ पे कि हमको कितना इंटू साइज ऑफ इंट बताए, साइज ऑफ इंट बताए। साइज ऑफ इंट क्या करेगा, इंट का साइज ले रहा है, तो ये तुम्हारा क्या कर रहा है, जैसे हमने अभी 5 दिए थे, ये क्या करेगा 5 इंटू साइज ऑफ इंट 4, 5 चौके 20, 20 बाइट का तुम्हारा क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद हम कंडीशन लगा के चेक कर लिए कि इफ एक्स नल है, एक्स के अंदर अगर नल आ रहा है तो आप मैसेज दीजिए कि सॉरी मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड, और नहीं इल्स क्या करिए, बोलिए कि आप इंटर परसेंट डी एलिमेंट इनटू एरे, जो भी था। उसके बाद एरे कर लिए, सारा कुछ हम ऑपरेशन कर लिए, और लास्ट में ये एलिमेंट फ्री के थ्रू हम क्या करिए, उस मेमोरी को फ्री भी कर लिए, मतलब मेमोरी एलोकेशन करवाए, हम अपना वर्क किए और फिर मेमोरी को फ्री कर दिए। तो ये हो रहा था। यहीं पे अगर हमको कैलॉग के थ्रू करना है तो कैलॉग के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैलॉग के थ्रू यहाँ कैलॉग होगा। थोड़ा सा यहाँ सिंटैक्स चेंज होगा। सिंटैक्स क्या चेंज होगा, एन, और एन यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, एन कॉमा साइज ऑफ इंट, वहां एन इंटू होती साइज ऑफ इंट है, यहाँ एन कॉमा। अब बताए हुए थे कि मैलॉक क्या करेगा, हमारा जितना भी मेमोरी क्रिएट करेगा उसको अनइनिशियलाइज रखेगा। ये क्या करेगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। फिर अब वही काम है, कहीं कुछ नहीं चेंज करना है, बस इतना है। अब इसके थ्रू जो भी फिर हम फिर रन किए, इस बार हमको 10 स्टोर करना है, 10 स्टोर किए, देखो कुछ भी। यहाँ से आया, हम 2 से स्टार्ट किए थे, यहाँ 2 से देखो स्टोर हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको कभी बताना नहीं पड़ रहा है, हम और इससे 10 करे 100 करे, जितना स्टोर करना हमको कर देगा। तो ये था तुम्हारा ओवरऑल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसको समझे सभी कोई? यस सर। तो यही हम कैलॉग के थ्रू था, कैलॉग के थ्रू भी हम बता देता। अब इसके थ्रू तुम एरे का जितना प्रोग्राम किए हुए थे अभी तक, उस प्रोग्राम को तुम अभी कर सकते हो। अंतर कहाँ आएगा कि हम जितना भी अभी सम का किए हुए थे, तो सम का प्रोग्राम अभी तक हम एरे डिक्लेयर करके करते थे, अब हम एरे डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक साइज बताएंगे कि हमको इतना का एलिमेंट हमको स्टोर अपने एरे में करना है। मेरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या करेगा, उसके अनुसार तुम्हारे जितना अमाउंट है उसके अनुसार खुद से मेमोरी एलोकेट कर देगा। हम उसके मैलॉक और कैलॉक के थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, वर्क करेंगे और फिर फ्री कर देंगे। डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो यही पार्ट यूज आने जा रहा है हम लोग का वहाँ। और एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू ही डाटा स्ट्रक्चर होता है। डाटा स्ट्रक्चर में जो डाटा अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, उसका 2 ही तरीका होता है, 2 ही बेसिक होता है, एक एरे के थ्रू, एक लिंक लिस्ट के थ्रू। एक लिंक लिस्ट होता है, कुछ और होता है, वो जब हम देखेंगे तो इसलिए बोले हुए थे एरे पार्ट को स्टॉक, और ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वह यही 2 चीज वर्क का काम आता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर आ गया, तुमको एरे का अच्छा से पकड़ है, एरे का सारे जो कंसेप्ट है उसका अच्छा से पकड़ है, स्ट्रक्चर तुमको अच्छे से आता है, स्ट्रक्चर का पार्ट अच्छे से आता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना अच्छे से आता है, और एरे का अच्छा नॉलेज है, तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद हाँ उसको अलग अलग है वो समझ, लेकिन समझने का तुमको कोड अच्छे से समझ सकते हो। हम लोग का ये वीक था, ये पार्ट हम लोग को ना पढ़ाया गया था, ना थी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कभी नहीं पढ़ाया गया हम लोग को, ना सी में पढ़ाया गया ना डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू में। सर थे उस समय एचओडी राजीव सर थे,
हम लोग का अभी डाटा स्ट्रक्चर पूरा क्लीन है। और ऐसा आता है कि हम जिससे भी बात करते हैं इसी से 2-2 से 3-3 भैया थी है मेरे अपने भैया बताए हुए थे। आज एक भैया थे, उनसे भी बात की है, वो भी यही बात कहे हुए हैं। दोनों प्लेस्ड है, वो सीधे बोले मैं यही किया थी। जो डाटा स्ट्रक्चर देख रहे हो, डीएस देख रहे हो, कहने गया नहीं देख रहे हैं, तो डीएस को देखो क्योंकि वही तुम्हारा काम करने वाला है, दूसरा सब बाद में आएगा, लेकिन पहले यही हो जाएगा। कंपनी क्यों भी इसी से, तो इसलिए ना हम लोग को पढ़ाया गया था, ना हम लोग को पढ़ पाए उस समय, तो आज हम लोग डाटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तुम लोग इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो उस समय इजी समझोगे, और वो क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोग पीएचपी पढ़े, जावास्क्रिप्ट पढ़े, कुछ नहीं सब है। और वो अगर नहीं आता है तो उसके बिना ये सब चीज बेकार है। जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, जो वेब डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं सब बेकार है। प्लेसमेंट में हम लोग को प्लेसमेंट में पहले वही पूछेगा तुमसे, प्रोजेक्ट बाद में देखेगा, पहले तुमसे पूछेगा कि आपको डीएस का नॉलेज है कि नहीं। नॉलेज क्यों रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी में तुम जाओगे तो उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है तो उसको ऑर्गेनाइज करने का तुमको नॉलेज होना चाहिए कि हम इफिशिएंटली डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सके कम से कम स्पेस में। तो वो अगर नॉलेज तब तुम्हारा देखेगा कि अच्छा ठीक है ये इसको डीएस का नॉलेज है, तब बोलेगा हाँ अब दिखाइए कि आप क्या वर्क किए हैं। उसके अलावा जितना तुम वर्क किए रहोगे तो ये है हमारा कि ये था तुम्हारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब एक और तो इसमें है, 3 तो था, एक रीएलोक था, इसका क्या काम है देखते हैं। चलो ज्यादा हो रहा है क्या? नो सर। अब क्या है, एक तो देखे कि था मैलॉक और कैलॉक का डायनेमिक मेमोरी आज ही पढ़ाएंगे, इसको नया करेंगे, इसी पे हम लोग छोड़ेंगे। इस पे आज छोड़ देंगे, इसके बाद कहेंगे इसको वर्क करके तो आओ तुम, इसलिए जस्ट एक है रीअलॉक फंक्शन। अब क्या कर रहा था, मैलॉक और कैलॉक फंक्शन मेरा क्या कर रहा था, मेरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहा था। एक फ्री फंक्शन था, फ्री फंक्शन मेरा क्या कर रहा था, फ्री फंक्शन मेरा क्या कर रहा था, तुमको जो हम मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करवाए हैं उसको फ्री कर रहा था। एक रीअलॉक फंक्शन है। रीअलॉक फंक्शन क्या करता है, इफ द डायनेमिकली allocated memory is sufficient or more than required, you can change the size of previously allocated memory using realloc function. अब कह रहा है कि अगर मान लो इसमें भी अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में भी क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हो वो इनसफिशिएंट रह जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, रीअलॉक फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपना साइज उसको बढ़ा सकते हैं। हम एक बार मैलॉक फंक्शन का यूज करके एक मेमोरी को क्रिएट कर लिए, ब्लॉक को। अब ठीक है, हम उसमें तो स्टोर कर 25 के लिए 25 जैसे 25 एलिमेंट के लिए हम क्रिएट कर दिए, हमको 26वां एलिमेंट स्टोर करना है, तो हम क्या फिर से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, वहां पे रीएलोकेट फंक्शन के थ्रू हम उसको जो एलोकेटेड मेमोरी है 25 अभी था उसको बढ़ा के हम 26 कर देंगे, 27 कर देंगे। तो ये क्या करेगा तुम्हारा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीअलॉक फंक्शन। अब रीअलॉक फंक्शन क्या करेगा, जैसे देखो ये है, जैसे इसका अब सिंटेक्स क्या है, तो ptr रीअलॉक ptr, x। ptr था एक बताए हुए थे कि कोई भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या हो रहा है, रीअलॉक फंक्शन का तुमको रिटर्न टाइप स्टोर हो रहा है। एक ptr है जो तुम्हारा ये अंदर का पहला ptr है जिसके थ्रू वो अथी है फंक्शन, जब वो अथी है वेरिएबल जिसके अंदर क्या किए हो तुम, जो मेमोरी एलोकेशन मैलॉक और कैलॉक के थ्रू करवाए हो उसका उस अथी का एड्रेस स्टोर किए हो। और कॉमा हो गया तुम्हारा, x हो गया नया साइज, जैसे रीअलॉक ये है तुम्हारा। इसमें क्या करवाया, इंट मेन है, एक ptr है i, n1 n2 है। अब n1 n2 है, दो अथी लिया, n1 पहले क्या किया, एक इंटर साइज बोला n1 के थ्रू क्या कर दिया, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दिया। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दिया, उसके बाद उसमें क्या कर दिया, उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। अब नया साइज फिर अथी बोला, उसके थ्रू हमको वर्क कर लिया। अब नया साइज बोला कि फिर से बताइए आपको क्या करना है, नया साइज ये दे दिया कि n2 में उसको स्टोर कर लिया। अब फिर से मेमोरी एलोकेशन ना करवा के फिर से रीएलोकेट कर लिया, रीएलोकेट करके और फिर से उसको फिर से वर्क करके और सारा कुछ को फ्री कर लिया। अब जैसे ये देखो क्या होगा, पहले इंटर साइज दिया 2, उसका मेमोरी एलोकेट करवा रहा है 72 76, दो मेमोरी एलोकेट हमको किया ये 72 और 76। हम उसके बाद बोले कि नहीं हमको 4 चाहिए,
तो ये क्या किया 72, 76, 80 और 84, यानी प्रीवियस ब्लॉक को ही एक्सपेंड कर दिया ये सिर्फ फंक्शन। हम मान लो 25 स्टोर करवा दिया, अब हम चाह रहे हैं 26वां इसमें स्टोर करवाए, तो हम फिर से प्रोग्राम को नहीं करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे जस्ट वो कर लेंगे। तो उसके थ्रू ये था, ये तुम्हारा एक रियलॉक फंक्शन है। तो ये ओवरऑल यही था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, 4 फंक्शन है। बहुत हमको लगता है इजी लगा होगा, वैसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी है। सिर्फ इस सिंटैक्स को याद रखना है कि क्या कैसे हो रहा है। देखो हम भी फर्स्ट टाइम किए हुए, तो तुम खुद देखे हमको भी प्रॉब्लम हुआ था। तो इस कथी को सिर्फ याद रखना है। अब जैसे इस प्रोग्राम में हम उस काम को करें जो रियलॉक वाले क्या होगा, ये पूरा प्रिंट कर दिया। अब चाह रहे हैं कि हम फिर से इसमें कुछ नया हो, तो हम इसमें यहाँ पे प्रिंट एफ दे देंगे और कहेंगे इंटर न्यू साइज, इंटर न्यू नंबर ऑफ वैल्यूज। अभी तक जितना इंटर करवाए उसके बाद हम बोलेंगे इंटर न्यू नंबर ऑफ वैल्यूज। इंटर न्यू नंबर ऑफ वैल्यूज कर लिए। इसके थ्रू हम क्या किए, जो काम हम वहां कर रहे थे, इसको स्कैनएफ के थ्रू %d एक हम m नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए, m नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा लिए। अब चूंकि हम क्या किए हुए हैं, मेमोरी एलोकेशन कर चुके हुए हैं, तो हमको फिर से एलोकेट नहीं करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, मान लो हम एक p ही लेते हैं फिर से, p नाम का हम पॉइंटर वेरिएबल लिए, p इक्वल टू रीअलॉक p ऊपर था, कॉमा हमको नया साइज अब बताना है कि तुमको कितना इसमें स्टोर करना है। तो नया साइज में हम क्या करते हैं, इस m को पास कर देते हैं कि m का मेरा नया साइज, m का नया साइज है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस जो काम यहाँ ये किए हुए थे, फिर से हम इस काम को करते हैं, इस काम को हम फिर से करते हैं, इस काम को हम फिर से किए। अच्छा m सब हम डिक्लेयर नहीं किए हुए हैं, कॉमा m ऐसा क्यों हुआ, p इक्वल टू, अच्छा p तो यहाँ x है ना, सॉरी p तो है ही नहीं, x है, x यहाँ हमारा पॉइंटर का नाम तो x है ना, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन ये हो गया हमारा। जैसे मान लो इनिशियली हम साइज दिए कि हमको 3 वैल्यू डालना है, 2 डाले, 8 डाले, 6 डाले, 2, 8, 6 को प्रिंट कर दिया। अब बोल रहा है आप नया बताइए कि आपको नया क्या डालना है। हम डाले कि नहीं, अब हमको 2 नहीं डाल के हमको 4 डालना है, हम 4 डाले। अच्छा ये 3 एलिमेंट को ही उठा रहा है, क्योंकि ये पहले वाले n को ही ले रहा है, ठीक है, n पहले वाला ही इसलिए ले रहा है, ठीक है। तो कोई अति नहीं, हम 4 एलिमेंट जाएगा इसमें। हम इसमें अब नया वैल्यू क्या डाले, मान लो 5 डाल दिए, 60 डाले, 1, और इसमें हम कुछ किए नहीं। हाँ देखो 5, 7, 1, तो 5, 7, 1 को ये फिर उसी में ऐड कर दिया, 5, 7 को 1 को प्रिंट कर रहा है। हम इसको ओवरऑल अगर प्रिंटिंग करवाए तो ये हो जाएगा। तो ऐसे क्या किया, हम उसी को फिर से रीएलोकेट कर दिए, ठीक है। हेलो, यस सर। बाकी सब एक ही खाली आवाज आ रहा है। यस सर। तो ये ओवरऑल था, तो यहां तक रहने दे क्या, ये डैंगलिंग का आगे बताए कि क्योंकि डैंगलिंग पॉइंट नहीं सर, रहने दीजिए सर, इसको करके लाते हैं। हाँ ये हम इसलिए नहीं, ये अगर समझ लोगे कि डैंगलिंग पॉइंट, इसको बताने समझने के लिए हमको ये बताना था, इसलिए हमको बताना पड़ा। एक टॉपिक अलग हट गया, हम लोग अपने टॉपिक से भटके, हम लोग को पढ़ना था डैंगलिंग पॉइंट, लेकिन टॉपिक से भटक के हम लोग चल गए डैंगलिंग मेमोरी।
लेकिन ये था कि नहीं सर, इसको करके लाते हैं ना, फिर आगे कल बता दीजिए। हाँ, नहीं हम बता रहे हैं, लेकिन ये था कि हमको डैंगलिंग पॉइंटर को समझने के लिए हमको वो समझना था, इसलिए। हाँ, अब वर्क करके वो तुमको जितना तुम एरे का क्वेश्चन आज तक किए हो, जो भी तुम किए हो, उसको तुमको पूरे को तुम डायनेमिक मेमोरी के थ्रू कर सकते हो। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन का कमी नहीं है, तुम जितना सम का करो, सॉर्टिंग का कर सकते हो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू, एरे को सॉर्ट करने का। तो हर एक क्वेश्चन जो तुम किए थे वो एरे का पूरा क्वेश्चन को हम ये कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। तो यहां तक हम लोग रखते हैं। यहां तक में किसी को डाउट नो सर। नहीं है तो ठीक है, तो नहीं है तो मीटिंग एंड हम कर रहे हैं। यस सर।